वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हालांकि आगे आएगा तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। मैंने अभी पहले इसलिए बताया क्योंकि बहुत सारी चीजें, बहुत सारे न्यूमेरिकल में ये यूज होने वाला है, तो आपको पता चलेगा, इसलिए मैंने ये बताया। इसके अलावा और कुछ चीजें बतानी वो बता देता हूँ, पहले ये तो क्लियर हो गया आपको। आगे है, हाँ एक और चीज याद रखना हमेशा, ई रिडक्शन स्टैंडर्ड, ये हो गया स्टैंडर्ड, इसको बोल सकता हूँ मैं, इसको क्या प्रोनाउंशिएट करेंगे हम, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पूरे को। तो हमेशा ध्यान रखना नेगेटिव ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल। अगर आपको रिडक्शन पोटेंशियल को ऑक्सीडाइजिंग में कन्वर्ट करना है या वाइस वर्सा, तो उसके आगे हमेशा नेगेटिव लगता है। समझ में आया? अगर आपको उसको रिवर्स करना है तो आपको आगे नेगेटिव लगाना पड़ेगा। आप रिड्यूसिंग पोटेंशियल को ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उसके आगे नेगेटिव लगाना पड़ेगा। ऑक्सीडाइजिंग को रिड्यूसिंग करोगे तो भी नेगेटिव लगाना पड़ेगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये तो भाई वैसे ही समझ में आ गया, उल्टा है ना एक दूसरे के, तो ऑब्वियसली ऐसे ही होने वाला है। समझो अगर मैं बोलूं आपको कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू 2 है, बताओ स्टैंडर्ड ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -2। समझ में आया? यस सर। यस सर। एकदम सिंपल। ठीक है, इसको लेके आगे डेरिवेशन भी आने वाला है, छोटा सा डेरिवेशन है, उसको समझना होगा हमें आगे। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ गड़बड़ है शायद, पढ़ रहे थे, चलो आगे देखते हैं भी क्या लिखा है। ओके, हम यहाँ पर थे, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एट एनोड। तो यहाँ पर हम एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस देख रहे थे, ठीक है ना, एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस देख रहे थे। तो क्योंकि एक्वस है तो उसके अंदर Cl माइनस भी जाएगा और OH माइनस भी जाएगा। इन्होंने OH माइनस नहीं दिखा के वाटर दिखाया, कोई बात नहीं, तो वो भी बता दूंगा थोड़ी देर में। हाँ, तो Cl माइनस भी जाने वाला है और OH माइनस भी जाएगा। अब इन्होंने ना, आप इसको OH माइनस ही फिलहाल समझो, तो Cl का कितना दिया है? -1.36। ऑक्सीडेशन कितना दिया है? -0.4। ओके, तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से अगर हम इसको कन्वर्ट करें उल्टा रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट, तो करने की जरूरत नहीं है वैसे ना, ऑक्सीडेशन ही है तो ऑक्सीडेशन भी याद रखना पड़ेगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। तो अगर आप देखो तो किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, यहाँ से तो पता चल रहा है कि ऑब्वियसली इसका ज्यादा है, क्योंकि माइनस में है तो ऑब्वियसली -0.4 ही ज्यादा है तो किसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए? इसका। ये गलत दिया है टेक्स्ट बुक में, डेफिनेटली एक्चुअली वैल्यूज प्लस में होनी चाहिए, मुझे लग रहा है गलती से इन्होंने रॉन्ग दिया है, क्योंकि क्लियर है कि अगर यही वैल्यू पॉजिटिव में होती तो क्लोरीन का ज्यादा होता ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता तो ऑब्वियसली क्या करता क्लोरीन का ऑक्सीडेशन होता, और क्लोरीन का ही ऑक्सीडेशन होता है। अगर आपको याद होगा मैंने आपको क्या सिखाया, ट्रिक क्या सिखाई मैंने, पीछे कौन रह जाएगा? Na+ और OH-। तो ऑब्वियसली किसका ऑक्सीडेशन और किसका, कौन कौन डिस्चार्ज होने वाला है? Cl और H+। इसलिए एक जगह क्या रिलीज होने वाला है? क्लोरीन गैस। एक जगह क्या रिलीज होने वाला है? हाइड्रोजन गैस। तो बहुत लॉजिकल है ये, कहीं ना कहीं मुझे लगता है यहाँ पर गलत दिया है। न्यू टेक्स्ट बुक आप लोग के पास अभी है ना? न्यू ही है कि क्या है, ओल्ड है या न्यू जो भी है? नहीं, ये तो अभी प्रिंट हुई ना, तो हो सकता है ये गलत, मोस्टली मुझे रॉन्ग लग रहा है, मोस्टली मुझे रॉन्ग ही लग रहा है, क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को फिर भी देखते हैं, अगर कुछ हुआ तो इसमें पढ़ लेते हैं क्या लिखा, देखते हैं। मोस्टली मेरे को लग रहा है कि रॉन्ग है, पॉजिटिव वैल्यूज होनी चाहिए, उन्होंने नेगेटिव दे दिया। ओके, आप देखो, at anode there will be a competition between oxidation of Cl minus into Cl2 gas, as in the case of molten NaCl, and in the oxidation of water to O2 gas। ठीक है, standard electrode potential for the oxidation of water is greater, okay, greater than that of standard electrode potential for the oxidation of water is greater than that of chlorine ion, or water has a greater tendency to undergo oxidation। क्या लिखा है? Standard electrode potential for the oxidation of water is greater than that of chlorine ion, or water has a tendency to undergo oxidation। क्या सेंटेंस लिखा है बराबर से, कुछ भी लिखा है? It is therefore expected that anode half reaction would be the oxidation of water। ये क्या कर रहे हैं लोग? ओके 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 ओके, तो इनका कहना है कि यहाँ देखो क्या दिया है इन्होंने देखो क्या दिया है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्लोरीन का ये लोग बोल रहे हैं कि कम है, वाटर का ज्यादा है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल।
तो इसके हिसाब से तो किसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए? वाटर का ऑक्सीडेशन होना चाहिए था। और क्या रिलीज होना चाहिए था? O2। क्या रिलीज होना चाहिए था? O2। बट देखो उन्होंने लास्ट में ये भी लिखा है, the experiments have shown however that the gas produced at the anode is chlorine and not oxygen. This suggests that anode reaction is oxidation of Cl- to chlorine. This is because of the over voltage. ये कोई एक concept है over voltage। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि being values जिस तरह से है उसके हिसाब से तो ऑक्सीजन बनना चाहिए था, बट फिर भी क्लोरीन बन रहा है। इसके पीछे कोई रीजन बता रहे हैं ये लोग। इसके पीछे जो रीजन बता रहे हैं वो कोई ओवर वोल्टेज करके कॉन्सेप्ट है, जो उन्होंने ये भी लिखा है, डिस्कशन ऑफ व्हिच इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द प्रेजेंट बुक। मतलब कुछ ज्यादा ही हाई लेवल वाला कोई कॉन्सेप्ट होगा। तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि ऐसा है बस, कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका ज्यादा है कि ऑक्सीजन रिलीज होना चाहिए था, बट होता है क्लोरीन। तो क्वेश्चन एग्जाम में आ भी सकता है कि ऑक्सीजन का मतलब ये जो वाटर है इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, फिर भी इसका ऑक्सीडेशन नहीं होके क्लोरीन का क्यों हुआ? आंसर आएगा ड्यू टू ओवर वोल्टेज। सिर्फ याद रखो वर्ड ओवर वोल्टेज की वजह से, ठीक है? ओवर वोल्टेज की वजह से, क्योंकि इन्होंने खुद नहीं लिख दिया है, ऐसा मैंने भी कभी पढ़ा नहीं है। आई थिंक इट्स, उन्होंने लिखा भी इट्स द डिस्कशन ऑफ व्हिच इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द प्रेजेंट बुक। मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा ही टफ होगा कुछ, तो इतना सिर्फ याद रखो। हालांकि मैंने जो कंसेप्ट बताया वो ध्यान रखना है, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है एक्चुअली उसी का ऑक्सीडेशन होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है? इसमें थोड़ा एक्सेप्शन है। क्या लिखा उसके बाद? इट हैज बीन फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट द एक्चुअल वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रोलाइसिस इज ग्रेटर देन द कैलकुलेटेड यूजिंग स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स। दिस द एडिशनल वोल्टेज इज कॉल्ड ओवर पोटेंशियल। ओके, एक चीज और कांसेप्ट होता है कि क्या होता है ना, अभी देखो इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए आपको पता है इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होगा? एक्चुअली एक का ऑक्सीडेशन होगा, एक का रिडक्शन होने वाला है, ठीक है? उससे हम क्या निकालते हैं आगे जाके आपको पता चलेगा कि हम ई सेल निकालते हैं। ई सेल का मतलब होता है ई सेल, इसकी वैल्यू कैसे आएगी? ई सेल की वही, एक जगह रिडक्शन हुआ तो रिडक्शन की कितनी वैल्यू है, प्लस एक जगह ऑक्सीडेशन हुआ उसकी वैल्यू कितनी है, उन दोनों को हम ऐड करके फाइनल वैल्यू लिखते हैं। समझो एक की वैल्यू 2 है, एक की वैल्यू 1 है, हाइपोथेटिकल है। एक की वैल्यू 2 है, एक की वैल्यू 1 है, तो आंसर कितना है? 3। मतलब मुझे बाहर से बैटरी कितनी लगानी पड़ेगी? 3 से ज्यादा, तब जाके रिएक्शन होगा। 3 से ज्यादा, क्योंकि 3 से कम लगाओगे तो कुछ नहीं होने वाला है। 3 से ज्यादा लगाना पड़ेगा आपको, तब जाके रिएक्शन होगा। बट ये लोग बोल रहे हैं कि हम जितना कैलकुलेट कर रहे हैं ना एक्चुअली उससे भी ज्यादा लगता है। मतलब अगर आप ऐसे, तो अगर आप 3 भी लगाओगे तो चालू हो जाएगा रिएक्शन, 3 लगाओगे तो भी चालू हो जाएगा रिएक्शन, ठीक है? क्योंकि वैल्यू 3 आ रही है, इसका मतलब 3 पे रिएक्शन होना चाहिए। बट ये लोग बोल रहे हैं कि एक्चुअली उससे भी ज्यादा लगता है। एक्चुअली 3 तो उससे भी ज्यादा लगेगा, 3.5। क्यों? ड्यू टू सम कांसेप्ट वो लोग बोल रहे हैं, उसको बोलते हैं ओवर पोटेंशियल। आप देखो वही लिखा है, इट हैज बीन फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट एक्चुअल वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रोलाइसिस इज ग्रेटर देन द कैलकुलेटेड। जितना हम कैलकुलेट करते हैं ना उससे भी ज्यादा लगता है। हम कैलकुलेट करके समझो आंसर 3 निकाल रहे हैं, बट हम जब 3 पे वो इलेक्ट्रोलाइसिस करने की कोशिश करेंगे, जो हमने कैलकुलेशन करके निकाला, समझो कि वैल्यू, समझो हमने एक सेटअप क्रिएट किया, और सेटअप क्रिएट करने के बाद हमें पता चला, हमने कैलकुलेशंस किए थियोरेटिकली ऑन पेपर, और हमें जो वैल्यू निकल के आई समझो 3 आई, ठीक है? तो हमको लगता है कि चलो कि हाँ 3 पे 3 आई तो हम 3 यूज करेंगे, 3 वोल्टेज वाला बैटरी यूज करेंगे। बट जब हमने 3 वोल्टेज वाला बैटरी लगाया तो पता चला उस पे तो ये सेल काम ही नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस हो ही नहीं रहा है। तो एक्चुअली जितना होता है उससे थोड़ा ज्यादा लगता है, और वो जो ज्यादा पोटेंशियल लग रहा है उसको बोलते हैं ओवर पोटेंशियल। वो जो ज्यादा पोटेंशियल लगता है दैट इज नोन एज ओवर पोटेंशियल। बस इतना याद रखना। समझ में आया मैंने क्या बोला? ज्यादा डेप्थ में नहीं जाता, बिकॉज इन्होंने खुद नहीं लिख दिया बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द प्रेजेंट बुक। ज्यादा डेप्थ में मत जाना, ओवर पोटेंशियल क्या होता है, कैसे होता है, कोई क्वेश्चन ही नहीं आता। सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जितना हम थियोरेटिकली कैलकुलेट करते हैं उससे भी ज्यादा लगता है एक्सपेरिमेंटल में। और वो जो ज्यादा वैल्यू एक्चुअली, समझो अगर 3 लग रहा है बट हम एक्चुअली 3 पे वर्क नहीं कर रहा है, 3.5 पे वर्क कर रहा है, तो एक्स्ट्रा कितना लग रहा है? 0.5। उस 0.5 को क्या बोलते हैं? ओवर पोटेंशियल और ओवर वोल्टेज। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये आपको समझ में आना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है? उसके बाद ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेन ईसीएस नहीं भूलना, मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो सिखाया है वो बिल्कुल मत भूलना। उसके अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे वो मैं आपको आगे बता दूंगा। आगे तो ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या देखोगे आप? एक जगह क्लोरीन और एक जगह वाटर, ठीक है? क्लोरीन, वहां से क्लोरीन गैस निकलेगा, और वाटर का जो है वो ऑक्सीडेशन हो रहा था, तो वाटर का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या मिलने वाला है हमें? हाइड्रोजन गैस। वाटर का, एक मिनट, क्लोरीन का उन्होंने क्या किया है? ऑक्सीडेशन। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन करके क्लोरीन गैस बनाया, और वाटर का क्या हो रहा है? रिडक्शन एट कैथोड, तो वहां पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है। तो एक हाइड्रोजन गैस हो गया कैथोड पे, और एनोड पे क्या हो गया? क्लोरीन गैस, ठीक है?
और इसके अलावा क्या पीछे रह गया, तो आपको पता है Na+ और OH- वो कंबाइन होकर क्या बन जाएंगे, NaOH, इसीलिए pH जो है वो कम हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है, तो ध्यान रखना। ठीक है, वही नेट सेल रिएक्शन हमने लिखना है बस। क्या नेट सेल रिएक्शन होगा, आप देख सकते हो कि हमने कैथोड पे जो हाफ रिएक्शन किया था ये रहा, ये कैथोड वाला रिएक्शन है, राइट, और ये हमारा एनोड वाला रिएक्शन है। एनोड पे कौन सा वाला रिएक्शन होगा, मैंने आपको बताया ही है, एनोड पे कौन सा रिएक्शन होने वाला है, क्लोरीन वाला। दोनों को हमने जोड़ा है यहाँ पर, नेट सेल रिएक्शन वैसे ही लिखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमेशा वैसे ही जैसे मैंने आपको पहले सिखाया था, रिजल्ट लिखने होते हैं। कौन सा गैस कहाँ लिबरेट हो रहा है, हाइड्रोजन गैस कैथोड पे, क्लोरीन गैस एनोड पे। उसके बाद देखो क्या लिखा है, because Na+ ion remains unreacted and OH- ion are formed at the cathode, NaCl solution is converted into NaOH solution. इसी तरह से इंडस्ट्री को क्या फायदा है, जबरदस्त फायदा है। इंडस्ट्री एक साथ तीन तीन चीजें बना सकती है, खाली उनको लेना है क्या है, एक्वस NaCl। एक्वस NaCl लेना है उनको, तीन गैस मिल जाएंगे, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, और पीछे जो सोल्यूशन बचा हुआ है NaOH। समझ में आया? हाँ सर। Yes, sir. अभी इसमें पूरे में कोई डाउट है तो मुझे बताओ, कहीं पे भी कुछ भी अगर कोई वर्ड है जो आपको नहीं समझ में आया, ऐसा कुछ भी है तो आप पूछ सकते हो। डाउट मत रखना, कुछ भी डाउट नहीं रखना है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। डाउट रखोगे तो फिर चैप्टर क्लियर नहीं रहेगा। मैंने हर चीज क्लियर की है वैसे। कोई डाउट है तो मुझे अभी बता दो कि हाँ ये समझ में नहीं आया है। ठीक है, एग्जाम में आपको हमेशा, अगर समझो एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, MCQ आ गया समझो, बोल दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ कैथोड, और चार ऑप्शन दे देंगे, और चारों के बाजू में उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया रहेगा। आप बता सकते हो ना कौन कैथोड बनेगा, बता पाओगे? यस सर। Yes, sir. है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ कैथोड, चार ऑप्शन दिए, चारों का उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है। हमें पता है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है, कुछ लिखा नहीं है ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, तो डेफिनेटली रिडक्शन ही होगा। रिडक्शन ही होगा तो बस जिसकी वैल्यू ज्यादा है वो रिडक्शन करेगा, वही कैथोड की तरह यूज होगा। तो ऐसे क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हो, तो आपका कंसेप्ट है तो आप आराम से बता सकते हो। चलो, आपको इतना समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है इसके बारे, डू यू नो क्या है ये देखते पढ़ लेते हैं। चलो कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन, सी वाटर इज अ सोर्स ऑफ ओके मैग्नीशियम प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। कुछ नहीं है, जान दो, कुछ मतलब नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस वेरी इंपॉर्टेंट। अब तक जो आपने पढ़ा वो क्वालिटेटिव था, है ना। कौन लिबरेट होगा वो क्वालिटेटिव है, कौन लिबरेट होने वाला है ना। जब हमने देखा कि एक जगह हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुआ, एक जगह क्लोरीन गैस लिबरेट हुआ, ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट हो गया। अब हम पढ़ेंगे कि कितना लिबरेट होगा, कितना अमाउंट, उसको हम क्वांटिटेटिव बोलते हैं, राइट। कोई भी चीज हम पता करने की कोशिश करेंगे कितनी है, दैट इज नोन एज क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। तो ये क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है, ठीक है। और ये क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट हमेशा इलेक्ट्रोलाइसिस का निकाला जाता है विद द हेल्प ऑफ अ लॉ, तो मैं आपको पहले भी इसके बारे में बता चुका हूँ, दैट इज फैराडेज लॉ, दैट इज फैराडेज लॉ। ठीक है, तो फैराडेज लॉ से हम कैलकुलेट करते हैं, फैराडेज लॉ से हम पता कर सकते हैं कि कितना रिलीज होगा। ठीक है, कोई गैस है तो गैस कितने ग्राम्स रिलीज होगा या कितना वॉल्यूम उसका रिलीज होगा, ये सब हम पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अब देखो इसमें जो दिया है ना, वो ये कंसेप्ट दिया है वो अलग है, ठीक है, वो दिया है वो भी पढ़ाऊंगा, बट पहले मैं आपको एकदम शॉर्ट में बताता हूँ, जो मैं आपको सिखाता हूँ आप उससे भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो मैं पहले अपना वाला कंसेप्ट सिखाता हूँ, फिर बुक में जो दिया है वो भी बताता हूँ। ठीक है, ओके। देखो अभी क्या बोल, मैं जो बोल रहा हूँ अभी थोड़ी देर के लिए सुनो अच्छे से, उसके बाद ही मैं अभी फिलहाल म्यूट ही कर देता हूँ आप लोगों को। जैसे ही पूरा खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, आप बता देना। ओके, देखो क्या फैराडे जो साइंटिस्ट थे फैराडे, उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला मेरी बात ध्यान से सुनो, उन्होंने क्या बोला है वो ध्यान से एक एक चीज सुनो। उन्होंने बोला था कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड्स। आपको पता है या तो कोई सब्सटेंस डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा। अगर सॉलिड के फॉर्म में तो डिपॉजिट होने वाला है, गैसियस स्टेट में तो लिबरेट होने वाला है, इसीलिए मैं स्टेटमेंट ऐसा बोल रहा हूँ, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड मतलब वो कैथोड भी हो सकता है एनोड भी हो सकता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, अमाउंट के लिए मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ W, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड, आप बाहर से कितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा कि कितना डिपॉजिट होगा या कितना लिबरेट होगा एट द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स। ये उनका लॉ है। आगे देखते हैं। उसके बाद हमें पता है, हमने पढ़ा है कि जब कभी भी हम क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो कांस्टेंट आने वाला है। यहाँ पे भी कांस्टेंट आएगा। इस कांस्टेंट का नाम है Z। नाम याद रखना इसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। इस कांस्टेंट का नाम है, हालांकि शायद आपको ये टेक्स्ट बुक में देखने मिले, नहीं भी मिले, अल्टीमेटली आपका आंसर वही आने वाला है जो आप बुक के वाले कंसेप्ट से करो या जो मैं सिखाने वाले हूँ उससे करो। इसलिए मैं दोनों सिखाने जा रहा हूँ। हाँ, Z क्या है? कांस्टेंट। इस कांस्टेंट का नाम क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस याद रखो। ये कांस्टेंट भी कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। मैंने आपको बहुत बार समझाया, यूनिवर्सल कांस्टेंट एक ऐसा कांस्टेंट होता है जो कोई भी सिचुएशन में अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करने वाला है। जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, आप कुछ भी ले लो, कहीं पे भी यूज करो, उसके कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होने वाली है नहीं। आपने इसके पहले गैस कांस्टेंट पढ़ा है, उसकी भी वैल्यू चेंज होती नहीं है। हाँ, यूनिट चेंज करोगे तो वो तो होने ही वाला है ना। उसकी वैल्यू आपको पता ही है, नॉर्मली 8.314। ऐसे कांस्टेंट जो कभी चेंज नहीं होते अंडर एनी कंडीशंस, उनको हम यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलते हैं। बट ये यूनिवर्सल नहीं है, ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो सकता है। फिर बात आती है इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, वो भी सीखते हैं। इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है, इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है इक्विवेलेंट वेट अपॉन फैराडे। इक्विवेलेंट वेट अपॉन फैराडे क्या होता है सब समझाऊंगा, डोंट वरी। इक्विवेलेंट वेट अपॉन फैराडे। बात आती है फैराडे क्या है। इक्विवेलेंट वेट अपॉन फैराडे तो बोल नहीं सकते, वैसे तो फैराड बोलते हैं। फैराड, फैराड पता है फैराड किसकी यूनिट है? कोई बता सकता है? म्यूट करता हूँ पहले। हाँ, कोई बता सकता है फैराड किसकी यूनिट? एक्चुअली फैराड किसकी यूनिट है? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस। ओके, कैपेसिटेंस में यूज होता है, नो डाउट। कैपेसिटेंस और चार्ज की यूनिट, एक्चुअली इट इज अ यूनिट ऑफ चार्ज। कैपेसिटेंस अगर आप ध्यान से देखो तो शायद कैपेसिटेंस, मुझे इतना याद नहीं आ रहा एक्चुअली, फिजिक्स कैपेसिटेंस होता है ऑब्वियसली। कौन से चैप्टर में है ये? चैप्टर का वही जिसके अंदर एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, फ्लक्स एंड ऑल है शायद ना, फ्लक्स है ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैट्स तो है ही, इसके अलावा एक और चैप्टर है जिसमें है फ्लक्स करके आता है, उसमें फ्लक्स करके टॉपिक आता है, कैपेसिटेंस आता है, इंडक्टर आता है। इंडक्टर हुआ है? इंडक्टर नहीं सर। नहीं हुआ, नहीं हुआ, कोई बात नहीं। फ्लक्स और इंडक्टर जिसमें फैराड परफेक्ट है, फैराड यूनिट होती है कैपेसिटेंस की। शायद कैपेसिटेंस की यूनिट भी अल्टीमेटली चार्ज के फॉर्म में ही होती होगी, इसलिए कैपेसिटेंस तो याद रखो फिलहाल के लिए कि ठीक है, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने भी सही बोला है वैसे। बट याद रखो फैराड इज अ टाइप ऑफ यूनिट की, मतलब चार्ज की यूनिट। जैसे चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम्स, वैसे ही फैराड भी चार्ज की यूनिट ही है। तो बात आती है कि फैराड होता कितना है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि 1 किलोग्राम कितना होता है, तो ऑब्वियसली आपको पता है कितना होता है, 1000 ग्राम्स। वैसे ही मेरा क्वेश्चन ये है कि 1 फैराड कितने कूलम्स होता है। थोड़ी देर में लेक्चर रुकेगा तो प्लीज आप वापस ज्वाइन कर लेना, इस कंसेप्ट को ध्यान से समझना। फैराड का मतलब क्या होता है ध्यान से सुनना। इस पे भी न्यूमेरिकल आते हैं, ट्विस्ट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, बहुत कुछ घुमा सकते हैं वो लोग आपको। बट अगर आपका कंसेप्ट सही है ना, तो कितना भी घुमा दे आप सही कर लोगे पक्का। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। क्या होता है फैराड का मतलब? याद रखो, फैराड का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, पता है क्या आपको? एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 into 10 to -9. परफेक्ट, परफेक्ट है ना। 1.6 into 10⁻⁹ आगे माइनस होता है एक्चुअली, माइनस 1.6 into 10⁻⁹ कूलम्स होता है ना, क्योंकि 1.6 into 10⁻⁹ प्रोटॉन का होता है। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है ना कि अगर एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 into 10⁻⁹ कूलम। फैराड एक्चुअली क्या है पता है आपको? एक मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, एक मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, दैट इज नोन एज 1 फैराड। समझ में आया? एक इलेक्ट्रॉन, अब मुझे आप कैलकुलेट करके आंसर भी बताओगे वो कि 1 फैराड कितना होता है, अभी आप निकाल के भी बताओ। मैं वापस बताता हूँ,
एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो आपने ही बताया कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁹ मैंने आपको ये भी बताया कि 1 फैरेड क्या होता है। एक्चुअली 1 फैरेड का मतलब होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे, अब होता है इसकी वैल्यू आप बताओ निकाल के। अब मैंने आपको बताया 1 इलेक्ट्रॉन पे इतना है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा वो अगर आप फाइंड कर लोगे फैरेड के बराबर होगा। चलो ट्राई करो, जिनको आया ठीक है, मैसेज करोगे। एक थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के ट्राई करो, नहीं आया तो मैं बताने ही वाला हूँ, ट्राई जरूर करो। चाहिए तो मैं वापस समझा रहा हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो है -1.6 इंटू 10⁻⁹ फैरेड का मतलब होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज निकल के आएगा दैट इज नोन एज 1 फैरेड। और आपको पता है 1 मोल कितना होता है, 6.022 और 6.023 जो भी आप लोग इंटू 10⁻23, मतलब इतने सारे इलेक्ट्रॉन लेंगे तो उस पर जो टोटल चार्ज मिलके आएगा दैट इज नोन एज 1 फैरेड। अब वो वैल्यू आप बताओ कि वो कितनी आएगी, चलो निकालो और बताओ कैलकुलेट करके। निकाल लो तो बहुत अच्छी बात है, वरना वैल्यू तो रटानी है ही मुझे। मैं चाहता हूँ आप अपना दिमाग लगाओ, इसलिए सिंपल मैथ्स वाला कॉन्सेप्ट है ये। तो वैसे ही कॉन्सेप्ट हो गया जो बचपन में हम बोलते थे कि एक चॉकलेट का 2 रुपया, तो 10 चॉकलेट का कितना होगा, वैसे ही तो कॉन्सेप्ट है ये, उसी तरह से तो निकालना है। स्कूल में एकदम स्टार्टिंग में वर्ड प्रॉब्लम्स आते थे, वैसे ही कॉन्सेप्ट है। निकालो और आंसर बताओ। इतना सारा क्लू भी दे दिया मैंने इनफैक्ट। कैलकुलेटर किसी से भी कर सकते हो, चलेगा फिलहाल के लिए। ओके, आंसर आया है। एक आंसर आया है, और वो आंसर राइट भी है। और कोई, यतीश आपका भी आंसर सही है। तो आपने इस फॉर्म में क्यों लिखा, 10⁻⁴ क्यों लिखा? ऐसे भी बोल सकते थे ना, आप नंबर स्ट्रेट भी तो लिख सकते थे। शमीता आपका भी आंसर सही है। तीन लोगों ने आंसर भेजा। मैं आपको बता दूं आंसर ये है, ये आंसर है ना। एग्जैक्ट आप कैलकुलेट करने जाओगे तो यही आंसर आएगा, वही जिन्होंने 10⁻⁴ के फॉर्मेट में भेजा है, ठीक है, आएगा तो यही आंसर है ना। कैसे करोगे ये भी मैं आप सबको बता देता हूँ। हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ऑब्वियसली एक मोल, मोल को क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर। एक मोल पे कितना होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। इसको साइड में ले लो, कितना आ जाएगा 10⁻⁴, और इसका कैलकुलेशन कर लो तो अराउंड 9.638 समथिंग जो भी है वो आएगा, है ना। तो ये कितना आंसर आ जाएगा, यही आंसर है, सही बोला आपने। तो आपको बता दूं, बट हम अप्रोक्सीमेशंस लेते हैं, ये नंबर हम याद नहीं रख सकते। बुक में भी वही है जो मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जैक्ट आंसर है। आपका आंसर एग्जैक्ट है, बट बुक ये आंसर को इसको नहीं यूज करती, बुक इसको यूज करती है। 96500 96500 कूलम। हमेशा याद रखना, एक फैरेड का मतलब एक्चुअली कितना होता है, 96500 कूलम। सबको पता होता है, ये सब लोग रट्टा मारते हैं, 96500 कूलम सबको पर ये पता ही नहीं होता कि आया कहाँ से। इसलिए मैंने आपको पूरा डिटेल में जाके समझाया कि एक्चुअली एक फैराड क्या होता है। सबको पता है, आप किसी को भी पूछोगे वो ये बोलेगा 96500। इफ 12th वालों को सबको पता होता है ऑलमोस्ट, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ना, इसलिए जो लोग अच्छे से पढ़ने वाले होते हैं उनको तो पता ही होता है कि ये 96500 कूलम है। बट अगर आप किसी को पूछोगे ना तो कि ये आया कहाँ से, तो मोस्टली तो नहीं पता होता। मैंने आपको वो भी बताया ताकि आपको सब पता हो, ठीक है। सॉरी। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया कि एक्चुअली 1 फैराड क्या होता है। 1 फैराड इज
चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब आपको डिफाइन करना तो आप क्या बोल सकते हो, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज 1 फैराड। क्लियर है? एक मिनट। हाँ, इतना समझ में आया? Yes, sir. Sir. ठीक है, ओके, इतना समझ में आ गया आपको कि एक फैराड हमेशा कितना होता है, 96500 कूलम होता है। अब इसे बिल्कुल नहीं भूलोगे, ये फिजिक्स में भी काम आने वाला है, फिजिक्स में भी यही होता है। 1 फैराड की वैल्यू फिक्स है एंड दैट इज, और अगर आपको कोई पूछे कि फैराड एक्चुअली किसकी यूनिट है तो चार्ज की यूनिट होती है, ध्यान रखना, इट इज अ यूनिट ऑफ चार्ज। कैपेसिटेंस भी बोल सकते हैं, तो यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे तो कहाँ थे हम, वापस वहीं पे जाते हैं, दैट इज W is directly proportional to quantity of electricity supplied, directly proportional to quantity of electricity supplied। फिर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आने वाला है Z। फिर मैंने आपको बताया था कि Z की वैल्यू होती है EW, that is equivalent weight upon FQ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फिर बात आती है कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट। किसी को पता है कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? एनीवन? इक्विवेलेंट वेट फॉर्मूला बता दो सर। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? नहीं पता होगा, पढ़ाई नहीं है एक्चुअली आपने, कहाँ से पता होगा आपको। चलो मैं बताता हूँ आपको, फॉर्मूला याद रखना क्या होता है, नहीं ध्यान देना। इक्विवेलेंट वेट का मतलब होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, हमेशा ध्यान रखना। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। फिर क्वेश्चन अराइज होता है कि वैलेंसी फैक्टर क्या होता है? वैलेंसी फैक्टर क्या होता है? ठीक है, तो वैलेंसी फैक्टर मैं आपको बता देता हूँ। वैलेंसी फैक्टर एक्चुअली क्या होता है, वो आपको अलग अलग चीजों में अलग अलग मिलेगा। हालांकि इस चैप्टर में आप इतना याद रख सकते हो कि कोई भी आयंस के ऊपर जो चार्ज होता है ना, वही उसका वैलेंसी फैक्टर होता है। जैसे अगर मैं बात कर दूं Na+ की, तो कितना चार्ज है इसके ऊपर? 1, तो यही इसका वैलेंसी फैक्टर है। कैल्शियम की बात करते हैं, Ca+2, वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? 2। ठीक है, PO4-3, कटायन हो या अनायन हो मैटर नहीं करता, चार्ज कितना है? 3, वैलेंसी फैक्टर इज 3। -3 मत लेना, वैलेंसी फैक्टर इज अ नंबर, तो माइनस कैसे हो सकता है? ठीक है, तो ये ध्यान रखना। वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालोगे? आयन के ऊपर जो भी चार्ज होगा, एक पर्टिकुलर आयन के ऊपर जो भी चार्ज होगा, दैट इज नोन एज वैलेंसी फैक्टर, दैट इज नोन एज वैलेंसी फैक्टर। समझो फॉर एग्जांपल Fe+2 है तो कितना होगा? 2। Fe+3 है फेरिक, तो कितना हो जाएगा? 3। आपको समझो दे दिया एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज होगा? +3, तो वो भी कितना हो जाएगा? 3। एक और चीज बताता हूँ कि समझो आपको ऐसा दे दिया AlCl3, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है। अभी समझो आपको पूछा कि कितना क्लोरीन डिपॉजिट हो रहा है, उस पर कितना क्लोरीन डिपॉजिट होगा, तो ये फॉर्मूला यूज करोगे, और फॉर्मूला यूज करते वक्त आपको इसका वैलेंसी फैक्टर चाहिए होगा, तो आप क्या ले लोगे? क्लोरीन पे तो -1 चार्ज होता है, तो वैलेंसी फैक्टर 1 है क्या इसका? नहीं, 1 नहीं होगा इसका वैलेंसी फैक्टर। ध्यान रखना, वैलेंसी फैक्टर ऐसा नहीं निकाला जाता है, चार्ज ही निकाला जाता है, बट टोटल चार्ज निकाला जाता है। टोटल चार्ज का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब ये है कि समझो अगर आपको AlCl3 दे दिया, तो या तो कटायन के ऊपर जो टोटल चार्ज है वो कैलकुलेट कर लो, या एनायन के ऊपर जो टोटल चार्ज है वो कैलकुलेट कर लो। आपको पता है ये ब्रेक कैसे होगा? Al+3 + 3Cl-, तो आप खाली एल्यूमिनियम का ले लो,